तो इस सीरीज की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जुआनलोंग नानली की पोजीशन के लिए होंगियान से बहस करने लगा था, क्योंकि वो लुओली को नानली की पोजीशन से हटाना चाहता था। इस वजह से वो ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में बात करने लगता है। लुओली अगर ओवरलॉर्ड कंपटीशन में हार जाता है तो उसे नानली की टाइटल छोड़ना होगा। अगर लुओली इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन को जीत जाता है तो जुआनलोंग अपनी पोजीशन छोड़ देगा और उन सभी के बीच ये डील पक्का हो जाता है और वो से सीधा ही अपनी बेटे युआन से मिलने के लिए आ जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग युआन और जुआनलोंग को देखते हैं। युआन जुआनलोंग से कहता है, फादर आपकी आने वाले नए टाइटल के लिए आपको बधाई, और अपनी फादर से लुओली और ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में पूछने लगता है। तो ये सुनते ही जुआनलोंग कहने लगता है, मैं नानली की पोजीशन के लिए होंगियान के साथ क्लैन एल्डर हेड काउंसिल को इस्तेमाल करना चाहता था, पर उसने तो मेरी काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। मुझे लगता है कि हमारी जो क्वीन है वो कुछ ज्यादा ही लापरवाही है। फ्यूचर में उसकी इस फैसले से उसे पछताना पड़ेगा। तो ये सुनते युआन कहता है, मुझे लगता है कि होंगियान बस ये सभी ड्रामा कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि लुओली जो है वो मार्शल आर्ट टेक्निक को यानी कि मार्शल आर्ट को कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता, इसलिए उसे ओवरलॉर्ड ट्रायल को जीतने की बात तो दूर ही है, वो एंट्रेंस गेट तक जाए वही बहुत है। जबकि होंगियान ये जानता है कि लुओली ओवरलॉर्ड कंपटीशन को कभी जीत ही नहीं सकता, पर उसने ऐसा क्यों किया? अगर वो डायरेक्टली आपकी रिक्वेस्ट को मान लेता तो उसके ऊपर यानी कि उसकी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ सकता था, इस वजह से उसने शायद से ऐसा नहीं किया। जुआनलोंग कहता है, चाहे कुछ भी हो, कोई इन सभी चीजों को इतना ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, आप पूरी तरीके से तैयार रहना। तो ये सुनते ही युआन भी उसकी फादर से कहता है, हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लुओली और बिंगिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे बिंगिंग लुओली को ओवरलॉर्ड कंपटीशन के बारे में बता रही थी। ये जो ओवरलॉर्ड कंपटीशन है ये बेशुई किंगडम की लॉर्ड की विरासत है, क्योंकि वो जो पर्सन थे उन्होंने इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन में 800 किंगडम्स में से बेशुई किंगडम को टॉप 10 में पहुंचा दिया था। पर सबसे दुख की बात तो यह है कि इस कंपटीशन के बाद उस पर्सन की यानी कि उस यंग मैन की इस कंपटीशन के बाद काफी सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई। इसकी वजह से तब कोई नया सक्सेसर चुना नहीं गया था। इस वजह से शायद से उन्होंने इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन को बनाया था, और जो भी इसके 3 लेवल को पार कर लेता है वही सक्सेसर की पोजीशन को इनहेरिट करता है। तो ये सुनती बिंगिंग कहती है, हाँ सिर्फ 3 लेवल्स को पार करने के बाद ही सक्सेसर बन जाता है, पर ऐसा भी और एक लेवल मौजूद है। 200 ईयर्स के अंदर अंदर कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं आया जो कि छुपे हुए 4th लेवल को इनहेरिट कर पाए यानी कि 4th लेवल की सक्सेसर बन पाए। पर प्रेजेंट में एक ऐसा भी यंग पर्सन है जो कि इस मुकाम को हासिल करने की हिम्मत रखता है, वो है जुआनलोंग की बेटे युआन। वो पूरी बेशुई किंगडम की टॉप फाइटर्स में से एक है, इस वजह से वो शायद से इस पोजीशन के सक्सेसर बन सकता है। ये सुनते लुओली कहता है, तुम इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन के रिजल्ट आने से पहले विनर कौन है कैसे बता सकते हो? लुओली की इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की एटीट्यूड को देखकर बिंगिंग कहती है, अरे भाई लुओली तुम तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले कभी इस तरह से बात नहीं किया करते थे। तो ये सुनते लुओली कहते, अरे यार छोड़ो भी ना तुम बिंगिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी प्रेजेंट पावर के साथ ओवरलॉर्ड कंपटीशन की 4th लेवल को चुनौती दे सकता हूँ? क्या मैं इसे आसानी से जीत सकता हूँ? तो ये सुनती बिंगिंग कहती है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो, क्योंकि ओवरलॉर्ड कंपटीशन की 4थे स्तर को चुनौती देने के लिए बॉडी कल्टीवेशन लेवल की 6th लेवल पर होना जरूरी है। पर अगर तुम्हारी बात किया जाए तो तुम बॉडी कल्टीवेशन लेवल की 4th लेवल पर हो और तुम्हारे पास डिवाइन ड्रैगन स्पेल भी है, तो शायद से बात बन सकती है। तो ये सुनते लुओली कहते हैं, तो अगर ऐसा है तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना चाहिए, चलो इसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये सुनते बिंगिंग अपनी किसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहते हैं, चलो स्टार्ट किया जाए। मेरे हाथों में जो ये आर्टिफैक्ट है ये ड्रैगन आर्ब है, जिसे कि मैंने कई सालों से संभाल के रखा है, और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में और तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने में काफी हेल्प मिल सकता है, तो चलो इसे स्टार्ट किया जाए। तो इसे देखते लुओली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो इसे जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो ये सुनते बिंगिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन आर्ब को एक्टिवेट करने लगती है, जहाँ पे जैसे वो एक्टिवेट होती है वो लुओली की सिर के ऊपर आ जाता है और लुओली को अपने अंदर खींचने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में लुओली उस ड्रैगन आर्ब के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। और फिर हम लुओली को उस ड्रैगन आर्ब की ओल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो जैसे टेलीपोर्ट होके पहुंचता है उसके ऊपर एक बेल टेजर सीधा ही उसे ट्रैप कर लेता है। लुओली जैसे ही उस बेल के आसपास देखता है उस बेल के आसपास कुछ लिखा हुआ था, और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे एक ग्रीन कलर की फॉग छाने लगा था। तो ये देखते लुओली इसके बारे में पूछता है, बाहर से बिंगिंग जवाब देते हुए कहती है, ये सभी चीजें तुम्हारी इनर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती है। लुओली मैं बाहर से तुम्हारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करूंगी, तुम अपनी पूरी कोशिश करना। और फिर हम उस बेल के अंदर एक फ्लेम पाइथन को अपियर होता हुआ देखते हैं, जो कि सीधा ही लुओली के ऊपर हमला कर देता है। लुओली भी इससे बचने की कोशिश करता है। पहली अटैक को तो लुओली डॉज कर लेता है, पर सेकंड टाइम वो पाइथन उसे यानी कि उसके ऊपर एक जोरदार अटैक दे मारता है, जिससे हिट होकर सीधा ही उस बेल से जाकर टकराता है। लुओली इन सभी चीजों को फील करते
करते हुए कहता है ये ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मेटल एट्रीब्यूट के लिए ये बेल, वुड एट्रीब्यूट के लिए ये पॉइजनस फॉग और फायर एट्रीब्यूट के लिए ये फायर पाइथन। और फिर उससे वहाँ पे पानी की लहरों की साउंड सुनाई देने लगता है जो कि वाटर एट्रीब्यूट था। और फिर हम देखते हैं कि वो पाइथन फिर से लुओली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लुओली की जो लेफ्ट हैंड था उसमें कोई सील एक्टिवेट होने लगा था। इसे देखते ही लुओली भी समझ चुका था कि ये क्या है और उस सील की एनर्जी से उस पाइथन के ऊपर हमला करता है। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि लुओली की एनर्जी उस पाइथन की बॉडी में एंटर करने की वजह से उस पाइथन की बॉडी में कई सारे ब्लास्ट होता है और वो पाइथन लुओली से वहीं पे हार जाता है। और फिर हम लोग ड्रैगन आर्प की बाहर देखते हैं, जहाँ पे लुओली की उस पाइथन को हराने की वजह से ड्रैगन आर्प के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा था। तो इसे देखते बिंगिंग को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो इसके बारे में लुओली से पूछती है, पर लुओली अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। तो ये देखते वो अपनी पावर से उस ड्रैगन आर्प को फिर से सही सलामत नॉर्मल करने की कोशिश करता है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होते हमें एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कई सारे गार्ड के साथ एक हॉल के अंदर की ओर जा रहा था और ये पर्सन लॉर्ड नानली की मेंशन से था। फिर वो पर्सन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हमें हॉल के अंदर स्कारलेट ड्रैगन चैम्बर का यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लुओ चिकजिंग था। फिलहाल के लिए हम इसे लुओ जिनकिंग बुलाएंगे। और फिर हम लॉर्ड नानली की मेंशन की उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम वो तेलेई था। वो लुओ जिंग से कहता है मैं लॉर्ड नानली की मेंशन से हूँ और मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज को लेकर आया हूँ। जहाँ पे लुओ जिंग फिर से पूछता है आप कहाँ से हो। और फिर अगले ही सीन में हमें बिंगिंग को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन आर्प को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर लुओली थोड़ी देर में सही सलामत उस ड्रैगन आर्प के अंदर से बाहर आ जाता है। तो ये देखती बिंगिंग भी वो ड्रैगन आर्प फिर से अपने पास रख लेती है, जहाँ पे वो ड्रैगन आर्प भी पूरी तरीके से सही सलामत थी। और फिर बिंगिंग कहने लगती है कोई भी अगर ट्रेनिंग करने के लिए ड्रैगन आर्प के अंदर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए एक डिवाइन मास्टर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, पर तुम इसके अंदर से बिना हेल्प के कैसे निकल आए। तो ये सुनते लुओली साफ साफ बोल देता है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड है वो किसी भी डिवाइन मास्टर के हमले को आसानी से रोक सकता है। ये सुनते ही बिंगिंग वहाँ से उठते हुए कहता है बिना देखे इसे बताया नहीं जा सकता। लुओली कहता है तो हो जाए दो हाथ। और बिंगिंग अपनी एक टेक्निक से लुओली के ऊपर हमला कर देती है, पर लुओली अपनी लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को रोकते हुए उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। तो ये देखते बिंगिंग कई सारे फायरबॉल से फिर से लुओली के ऊपर हमला करती है, पर लुओली ने तो इस बार भी बड़ी ही आसानी से उसके हमलों को रोक लिया था। तो ये देखते बिंगिंग तो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और वो हवा में आते हुए अपनी किसी लोटस शॉट टेक्निक से लुओली के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि कई सारे स्पिरिचुअल शॉट लुओली के ऊपर हमला कर रही थी। लुओली भी वहाँ से भागते हुए बड़ा ही आसानी से उस स्पिरिचुअल शॉट्स को डॉज करते हुए कहने लगता है ये छोटी मोटी टेक्निक तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सुनते ही बिंगिंग अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए एक बड़ा स्पिरिचुअल शॉट से लुओली के ऊपर हमला कर देता है। लुओली भी अपनी लेफ्ट हैंड में एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपनी पंच से उस शॉट को रोकने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में उस शॉट के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आने लगता है और थोड़ी देर में बिंगिंग की अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी एनर्जी से बिंगिंग काफी ज्यादा पीछे चली जाती है, जहाँ पे नीचे आने के बाद बिंगिंग को तो यकीन ही नहीं हो रही थी कि लुओली उसकी इतना पावरफुल अटैक को इतना आसानी से रोक लिया। वो लुओली की लेफ्ट हैंड की ओर देखने लगती है, जहाँ पे लुओली ने भी अपनी लेफ्ट हैंड को छुपा लिया था। बिंगिंग कहती है अगर तुम इसे मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है। और बिंगिंग की ये कहती ये एपिसोड ए पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।